नमस्कार। प्रतिध्वनि के इस अंक में आपका स्वागत है। आज विषय ऐसा है जो हम सबके जीवन से प्रतिदिन जुड़ा हुआ है और आंखें खोल देने वाला है। बात बाबा रामदेव ने शुरू की और उन्होंने एलोपैथी के जो उपचार का तरीका है उस पर प्रश्न चिन्ह लगाए। तो वो जिस विधा से जुड़े हुए हैं आयुर्वेद से, उस विधा का प्रचार करना तो अच्छी बात है, पर उन्होंने एलोपैथिक के बारे में जो कुछ कहा वो एक सच तो है और उसको अच्छे से एग्जामिन भी करना चाहिए। पर जिस तरीके से उन्होंने एलोपैथी को बिल्कुल डिस्कार्ड किया वो शायद उतना समीचीन नहीं होगा। उनके कहने का मतलब भी उतना नहीं रहा होगा जितना आईएमए ने बीच में कूद करके किया। मज़ेदार बात है, बहुत सारे लोग आईएमए को जो है वो सरकार की प्रतिनिधि संस्था मानते थे। जो लोग उससे जुड़े हैं वो तो कुछ कहेंगे ही क्यों। और बड़ा साम्राज्य है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। हमारे भारत की जो मानसिकता है ना, उसमें लोग गहराई में कम जाते हैं। वो ये देखते हैं कि अच्छा बाबा जी हैं प्रणाम, डॉक्टर साहब हैं प्रणाम, वैद्य जी हैं अच्छा, स्कूल के टीचर हैं प्रणाम, वकील साहब हैं। हम लोगों के प्रोफेशन के हिसाब से हम उनका सम्मान करते हैं, पर उसके पीछे यदि कोई कुचक्र चल रहा है तो हमें पता नहीं होता है। आइए, मैंने गलती कर दी। उन्होंने बाबा रामदेव शायद इतना बड़ा इशू नहीं है, होंगे भी नहीं। कभी भी किसी भी देश में व्यक्ति कभी इशू नहीं होता, पर आईएमए ने जिस तरीके से आयुर्वेद को निशाने पर लिया है, हम उसे पांचवा वेद कहते हैं आयुर्वेद, उसके कारण एक बहस छिड़ गई है। और बहस आयुर्वेद पर तो होती रहेगी, जैसे एलोपैथिक पर बहस होती है या होम्योपैथी पर होती है। होम्योपैथी की इतनी सारी विंग्स आ गई, इलेक्ट्रोपैथी आ गई, नेचुरोपैथी आ गई और कई सारी चीज़ें आ गई। इन सब पर बहस होती रहती है, इस पर भी बहस होती रहेगी। पर जो देश के सभी लोगों को ध्यान में आया वो ये आया कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एक एनजीओ, वो विभिन्न जो उपभोक्ता सामान है उनको सर्टिफाइड करता है। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई एनजीओ जो है वो किसी चीज़ को सर्टिफाइड करके बेचता हो? कई सारे एनजीओ ह्यूमन राइट के ऊपर बने हुए हैं, कई सारे चाइल्ड राइट के ऊपर बने हुए हैं, कई सारे लेबर राइट के ऊपर बने हुए हैं, कई सारे विमेन राइट पर बने हुए हैं। सोचो कि यदि ये लोग लाइफ बॉय साबुन को प्रमाणित करके बेचने लगे, क्या आप लोगे? नहीं लोगे। कोई चाइल्ड राइट पर एनजीओ काम करता है, वो मैगी को सर्टिफाइड करके बेचने लगे कि लो साहब, कोई लेगा? कोई साबुन को सर्टिफाइड करके बेचने लगे, कोई पंखे को सर्टिफाइड करके बेचने लगे। कितना बड़ा गोरख धंधा है। और जब हम और डिटेल में जाते हैं और डीप में जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि आईएमए जो है वो धर्म परिवर्तन के काम में लगे हुआ है। तो जितने लोग डॉक्टर्स हैं उनको सोचना चाहिए कि जिसको वो प्रतिनिधि संस्था मानते हैं तो वो क्या धर्म परिवर्तन के काम में है? ये आवाज़ तो उनके अंदर से उठना चाहिए। कल ही मैं कोई एक पोस्ट पढ़ रहा था, एक डॉक्टर दंपत्ति हैं, दोनों ने आईएमए की सदस्यता को छोड़ दिया है। आप डॉक्टरों के हित चिंतक तो हो सकते हो, पर आप लोगों को गलत तरीके से, गलत तथ्यों पर माल खरीदने के लिए गुमराह कैसे कर सकते हो? आपने 1000 करोड़ का नोटिस तो भेज दिया बाबा रामदेव को।
उसका जो भी होगा वो बाबा रामदेव जाने, आप जाने, पर इसमें आईएमए की कलई खुल करके सामने आ गई है। और सारा विज्ञान, सारा जो मेडिकल साइंस है वो ये मानता है कि आदमी विश्वास के ऊपर जीता और मरता है। यदि आप किसी मरते हुए आदमी को दवाई दे दो, चाहे वो आप सिर दर्द की दवाई दो और उसको कहो कि ये रामबाण दवाई है, ये आप ले लो, आप ठीक हो जाओगे, और उसको ये विश्वास है देने वाले पर और दवाई के ऊपर, तो वो ठीक हो जाएगा। ऐसे हजारों नहीं लाखों प्रमाण हैं। लोग इस विश्वास के साथ जीवित आ जाते हैं कि हाँ, मेरे को फलाने डॉक्टर ने कहा है, और उसके हाथ की दवाई, उसके हाथ में जस है। हमारे लोग कहावतों में कहा जाता है उसके हाथ में जस है। आपका ट्रस्ट बोलता है, पर लोगों के ट्रस्ट को आपकी यूनियन मार्केटिंग का रास्ता बना लेगी, धर्म परिवर्तन का बना लेगी। आप पैसे कमा लो, कोई बात नहीं, पर लोगों के मत परिवर्तन करोगे, आप धर्म परिवर्तन करोगे, ये कैसे चलेगा? ये तो स्वीकार योग्य बात नहीं है। और अब देश के प्रत्येक नागरिक को यह मांग करनी चाहिए, और विशेष रूप से जो चिकित्सक आईएमए के साथ जुड़े हुए हैं उनको यह मांग करनी चाहिए कि आईएमए के क्रियाकलापों की पूर्णतया जांच हो। और आप नरेंद्र मोदी से ये मांग कर सकते हो, आप किसी और से ये मांग कर नहीं सकते, क्योंकि मोदी इस मामले में समझौतावादी नहीं है। दूसरी बात आती है फार्मा की। विश्व के सबसे बड़े जो उद्योग हैं उनमें फार्मा का नाम नंबर दूसरे पर आ जाएगा, तीसरे पर आ जाएगा। सबसे बड़ा तो हथियार उद्योग है, नशा उद्योग है, पर फार्मा भी है। और लोगों के जो पैसे वाले लोग हैं वो अपना इन्वेस्टमेंट इन कंपनियों के साथ करते भी हैं। तो फार्मा का इतना बड़ा जाल है, उनका नेटवर्क है, वो नीचे तक दवाइयाँ बेचते हैं। मेरे बड़े भाई साहब जो हैं वो इस लाइन से हैं, तो वो बताते हैं कि कैसे 10 पैसे की गोली आप 20 रुपये, 25 रुपये, 50 रुपये यहाँ तक बेचते हो। तो ये जो फार्मा और एलोपैथी है, इनका नक्सस है, और ये नक्सस लोगों की सेवा का नहीं है। आज कितने भी लोग एक्सपर्ट हो जाएं, मेरे घर परिवार में भी कई सारे डॉक्टर हैं, मैं उनमें वो नहीं देखता, पर मैं उनको कहता हूं कि इस चीज़ से बच करके रहना चाहिए। कितने भी हो जाएं, वो डॉक्टर आपकी जांच ही तब करेगा जब आपने सारी चीज़ों का एक्सरे करा लिया है, सीटी स्कैन करा लिया है, एमआरआई करा लिया है। ये सब चीज़ें लास्ट ऑप्शन होती थी, जब आप डॉक्टर पढ़ नहीं पा रहा है, चीज़ों को समझ नहीं पा रहा है। आज तो मरीज जाए तो अपने साथ कुंजी लेकर के जाए कि साहब ये है। 35-35, 40-40 साल की आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। कितनी मेहनत के बाद एक आदमी डॉक्टर बनता है, किसी डॉक्टर से पूछना, रेजिडेंट लड़के से पूछना जो रेजिडेंट हो किसी भी हॉस्पिटल में, 18-18, 20-20 घंटे काम करता है। जब वो काम कर रहा होता है तब उसको नहीं पता होता है कि बड़ा होते होते वो ऐसा हो जाएगा। मैं आपको एक छोटी सी घटना सुनाता हूं। वर्ष 99 में मेरी एक बेटी हुई, और जब मैं, एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, उसका नाम लेना ठीक नहीं है, पर जब मैं गया तो उन्होंने कहा 2000 रुपये जमा करा दो। मेरे लिए 2000 रुपये बड़ी चीज़ होती थी। मैंने कहा किस बात के? बोले इसको हेपेटाइटिस बी का टीका लगेगा। मैंने कहा ठीक है। मैंने जो बिल था उनका 4-5 हज़ार रुपये का पेमेंट किया और घर आ गया। मेरे को
एक मेरे मित्र थे, उनसे मैंने कहा यार 2-2 हज़ार रुपये के टीके हैं, इतना महंगा है हेपेटाइटिस बी, कितना बड़ा खतरा है। उन्होंने कहा पीलिया है, सब बच्चे पैदा होते हैं उनको पीलिया हो जाता है। पहले तो नहीं था, पर अब ये हेपेटाइटिस बी एक जानलेवा हो रहा है पानी के कारण और सब चीज़ों के कारण। तो हमारी कंपनी भी बनाती है और इन्हीं हॉस्पिटलों में सप्लाई करती है। अच्छा, क्या मतलब 2,000 रुपये का टीका होता है? उन्होंने कहा ना, 4,000 रुपये का एक वॉइल होता है, उसमें 10 टीके होते हैं। 400 रुपये की चीज़ के 2,000 रुपये दिए थे मैंने। तब हम कुछ मित्रों ने मिलकर के पहल करके जयपुर में ना करते भी 10,000 लोगों को वो जो टीका 2,000 रुपये का बाज़ार में लग रहा था हेपेटाइटिस बी का, वो हमने 400 रुपये में, और इनकी रेट घटते घटते 2,000 रुपये आ गई थी, 1,800 रुपये आ गई थी, 1,700 रुपये आ गई थी पर वाइल की। हमने वो जो रेट था 400 रुपये, 300 रुपये, 350 रुपये, 150 रुपये, 100 रुपये पर टीके लगाए 10,000 लोगों को। और ये अभियान था हेपेटाइटिस बी का, अखबारों में बहुत रंगा हुआ था। तो हमें इस पूरे खेल में फार्मा के जो मनोविज्ञान है, जो लोगों को ब्लैकमेल करके एक तरीके से हम दवाई देते हैं, हमें उसको भी समझना पड़ेगा। जितने चिकित्सक हैं हमको देखना पड़ेगा जेनरिक दवाइयाँ क्यों आई भाई बाजार में। जिन डॉक्टरों के कमीशन सेट है, और ये जेनरिक दवाइयों में भी इन्होंने घालमेल शुरू कर दिया है, वो उसकी पोटेंसी उतनी नहीं होती है। तो कहते हैं साहब जो कंपनी के लोग हैं तो वो तो महंगी पड़ेगी ही। लोगों के साथ खिलवाड़ करने की आज़ादी एलोपैथी को नहीं है और किसी भी पैथी को नहीं है। पर यदि हम आयुर्वेद को अपनाते हैं, हम उसको अपने जीवन में उतारते हैं, हम अपने घरों में देखें ना, हर चीज़, हमारा मसाला पूरा आयुर्वेद का भंडार है। ये चीज़ें आपको मैगी में नहीं मिलेगी, पिज़्ज़ा में नहीं मिलेगी, ये पास्ता में नहीं मिलेगी, ये मोमोज़ में नहीं मिलेगी। पर यदि हमको अपना शरीर स्वस्थ रखना है तो भारतीय जीवन पद्धति अपनानी पड़ेगी। और ये 5वां वही है ना आयुर्वेद, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। भारत माता की जय। जय श्री राम।